नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी के मैथ का 5.3 प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम अवकलज गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम करते हैं। ठीक ना? तो अगर मान लीजिए हालांकि अगर आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड किए हों या कि आपके पास अवेलेबल हो तो आप देखे होंगे कि शुरुआत में ही इसके एग्जाम्पल में साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करके दिया हुआ है आपके लिए, लेकिन उसकी भाषा थोड़ा सा हार्ड लगेगी आपको। उसे सरल बनाने के लिए चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो क्वेश्चन एज इट इज रहेगा कि y बराबर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि यदि y बराबर आपको दिया गया हो साइन इनवर्स x, तो आपको dy अपान dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड नहीं है समझने के लिए। हाँ, लेकिन जब आप इसको लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ये शुरुआत में हार्ड लगेगा जब तक आप इसे फील नहीं कर लेते हो। तो इसके लिए हम क्या करें, आइए देखते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा। जब y बराबर साइन इनवर्स x रखा हुआ है आपके सामने, तो अब देखिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए जब किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वर्स साइन लगा हो तो उसका मतलब होता है कि उसको हम व्युत्क्रम में ले जाके उसके घात को धनात्मक कर सकते हैं। तो सोचने के लिए बस क्या आप इसे y इक्वल टू 1/साइन यक्स सोच सकते हैं क्या? है ना? ऐसा सोचना भर है आपको। और जब ऐसा होगा तो जो बटे में चीज़ है अगर उसका हम तिर्यक गुणा करें तो वो दूसरे साइड जाके अंश में गुणा हो जाएगा, तो साइन का गुणा y में हो जाएगा। तो क्या ये साइन y इक्वल टू x दिखेगा? है ना? तो जहाँ पे आपके लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है उसे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y। ये बस आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। इसको अपन लोग डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट क्या लिखोगे, x इक्वल टू साइन y के रूप में। है ना? तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसे आगे हल करने जाएंगे तो हम इसे लिख देंगे x इक्वल टू साइन y और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का, चूंकि हमें dy अपान dx की वैल्यू निकालना है, तो अगर हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो d अपान dx तो हमें मिल जाएगा और y को हम ढूंढते हैं कैसे हमें मिलेगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर d अपान डी एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अब क्या किया जा सकता है, आप एक बात बताइए, क्या यक्स का अवकलन सदैव एक होता है?
पहले भी आपको फार्मूला बताया जा चुका है। तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हम लोग केवल यक्स का ही तो अवकलन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। दूसरी चीज़ ध्यान से सोचिएगा, आरएचएस में ये डी था, ये भी डी था, ये भी डी है ना। आरएचएस में अगर अपन ध्यान से देखें तो बटे में यहाँ पे यक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, लेकिन जो चर राशि है साइन के साथ जुड़ी हुई है वो वाई है। अगर ये यक्स ही होता, इसके जैसा ही होता तो तुरंत अवकलन हो जाता, साइन एक्स का कॉस एक्स आप रख देते। लेकिन चूंकि वाई है, कोई और चर राशि है, तो जैसे हम लोग वो श्रृंखलन नियम में क्या करते थे कि इस चीज़ को कुछ और मान लिया करते थे और वही चीज़ यहाँ भी रखते थे। तो चूंकि कुछ और मानने की ज़रूरत क्या है, वाई खुद ही दूसरा है, तो इसे हम वाई करके इसे भी हम वाई कर लेंगे, तो ये डी अपान डी वाई साइन वाई बचेगा। अब चूंकि हमने वाई यहाँ पे किया है तो वाई का भी अवकलन हमें करना होगा। आप समझ पा रहे होंगे। मैं अगले पेज पर, साफ पेज पर एक बार आपको दिखाता हूँ। चूँकि हमारे पास जो था वो कुछ ऐसा था, इसका तो 1 वैल्यू आ गया था, डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। एलएचएस में यहाँ पे देखिएगा डी अपान डी एक्स साइन वाई था, तो दोनों चर राशियाँ जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, वो अलग था, और जिसका अवकलन कर रहे थे साइन वाई, उसमें भी चर राशि जो जुड़ी थी वाई, वो अलग थी। तो हमने क्या किया कि श्रृंखलन नियम में जैसे हम लोग किया करते थे कि साइन वाई के साथ जो वाई जुड़ा हुआ है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं यक्स में, है ना। सॉरी, साइन वाई के साथ जो वाई जुड़ा है उसको वाई रहने देते हैं, डी अपान डी एक्स के साथ जो यक्स था उसे हम वाई में चेंज करते हैं। यानी कि साइन वाई का अवकलन जब हम वाई के सापेक्ष करेंगे तो उसका तो डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस वाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस वाई, ठीक है। पर चूंकि हमने यक्स को बदल के वाई किया था यहाँ पे डी अपान डी एक्स में, तो जब हम ये प्रतिस्थापन करते हैं उस समय हमें y का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, किसका, y का। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये डी वाई अपान डी एक्स ही आपको दिख रहा है, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो जो शेष बची हुई चीज़ है कॉस वाई, उसे हम बटे में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला लाइन बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान कॉस वाई के रूप में। अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन अपन करते हैं, इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप प्रथम सर्वसमीका को देखने जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और जब कॉस का स्क्वायर अपन हटाते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, उधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि कॉस वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसे अपनी कॉपी में रखकर थोड़ा सा हल करिएगा तो ये आपका अगला लाइन कैसा बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के रूप में, ठीक है। अब देखिए आपका फाइनली आंसर आ चुका है। आप बस समीकरण फर्स्ट जो आप बनाए थे उसे एक बार देखिएगा। साइन वाई की वैल्यू यक्स के बराबर होती है ना। तो आइए उसमें देखते हैं लास्ट वाले में। तो यहाँ पे अपन साइन स्क्वायर वाई की, साइन वाई का वैल्यू जब यक्स रखेंगे तो चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो यक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आपके लिए आंसर आया है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डी वाई अपान डी एक्स की। तो यही बच्चों आपके लिए साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है बच्चों तो एक छोटा सा काम करते हैं अपन लोग कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो एक एग्जाम्पल ही है कि 10 इन्वर्स एक्स, इसका अवकलन आपको एक्स के सापेक्ष करना था। तो आप वही शुरू में y इक्वल टू 10 इन्वर्स एक्स मान लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 10y,
और फिर दोनों पक्षों का जैसा मैंने इसका अवकलन किया है वैसा ही अवकलन आप करिए, तो उसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा। और इतना आने के बाद कई और भी चीज़ों का अपन लोग अवकलन करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझने में जा सकती है जहाँ पे मैं प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, तो मेरा सलाह ये है कि उसे आप कॉपी में रखकर 2 से 3 बार अलग अलग ढंग से करने का प्रयास करिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली के एक सवाल हल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5.3 है ये, ठीक है ना। 5.3 में पहला सवाल जो है 2x + 3y = sin x, और इसमें भी हमें dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए मैं पहला सवाल है हल करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे अपन लोग। 2x + 3y = sin x। तो हमारे लिए दिया गया है 2x + 3y = sin x। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या यही क्वेश्चन था। 2x + 3y = sin x, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 है। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आपको इसे चाहो तो आप समीकरण 1 मान लो, मैं मान ही लेता हूँ समीकरण फर्स्ट, और सीधे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों को अवकलित कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए फर्स्ट के दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपको तो याद ही होगा अवकलन करने के लिए अपन क्या करते हैं, d/dx का गुणा कर देते हैं, तो सभी में d/dx का गुणा होगा। तो आइए चेक करते हैं, d/dx सबसे पहले क्या है 2x, तो 2x आएगा प्लस d/dx, फिर क्या है आपका 3y, तो 3y आएगा इक्वल टू d/dx क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अवकलन का जो बेसिक रूल है कि कांस्टेंट यहाँ और यहाँ आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कांस्टेंट अवकलन के बाहर जाएंगे, तो जैसे ही ये 2 बाहर जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा d/dx x, और x का अवकलन सदैव कितना होता है 1, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 कांस्टेंट जैसे ही बाहर जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा dy/dx, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो आपको वो मिल चुका है। और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका cos x, ठीक है ना। तो चलिए इतना करते हैं अपन, तो यहाँ पे 2 बाहर गया, तो 2 बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बचा d/dx x प्लस 3 बाहर आया, तो d/dx क्या बचा आपके पास, यहाँ पे y रहेगा dy/dx, ठीक ना। और sin x का अवकलन कितना आ गया cos x, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चेक करते हैं। अब x का अवकलन सदैव 1 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2 × 1, आप दैट एम्प्लाई लगाते जाइएगा, मैं जल्दबाजी में नहीं लगा पा रहा हूँ। और यहाँ पे प्लस 3 × dy/dx, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका cos x। अब फाइनली आंसर लिखने के लिए हमें dy/dx की तो वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाएंगे, तो ये 2 × 1 = 2 बनेगा, इस 2 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो वहाँ -2 हो जाएगा, तो आपके लिए कितना बचेगा 3 × dy/dx। चूँकि ये 2 प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, तो क्या बनेगा cos x - 2, ठीक है ना। अब इस 3 को बटे में लेते जाइए, तो आपका फाइनली आंसर आ गया। तो दैट एम्प्लाइज dy/dx = cos x - 2/3, यही आपका dy/dx की वैल्यू है। देख लें, ये पहला सवाल था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बच्चों एक बात है, आप इस सवाल को देखकर तो ये जान ही गए होंगे कि कितनी इजी प्रश्नावली है ये, है ना।
बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्नावली है, बस एक बार आपको मतलब इसको समझने की आवश्यकता है। और कुछ बच्चों को प्रतिस्थापन करने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो इसके जस्ट पहला वीडियो जो था आपके लिए वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने श्रृंखलन नियम और प्रतिस्थापन करना ही सिखाया है आपको, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और जल्दी से लेते हैं कोई और। मुझे तो पहला, दूसरा और तीसरा एक जैसे ही सवाल दिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि दूसरे सवाल में साइन वाई है, तो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो एक बार तो साइन वाई का कॉस वाई आ जाएगा, पर वाई चूँकि परिवर्ती राशि एक्स के जैसी नहीं थी, तो इसलिए वाई का भी अवकलन करना होगा, तो डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा, है ना। और 3 के साथ भी डी वाई अपान डी एक्स होगा, तो डी वाई अपान डी एक्स वाले पदों को एक पक्ष में लाकर डी वाई अपान डी एक्स कॉमन लेकर बाकी चीज़ों को बटे में ले जाएंगे, है ना। आप करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं जैसा इस समय कर रहा हूँ कि सीधे इनका सलूशन बनाकर आपको ग्रुप में डाल दिया करूँगा, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाया करेगी, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपके लिए ये चौथा नंबर कर दे रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस वाई, ठीक है ना। चलिए करते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके लिए है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लीजिएगा अपने से अपनी कॉपी में। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो क्या होगा, आपके कैसा दिखेगा, डी वाई डी एक्स वाई प्लस डी वाई डी एक्स, क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, तो डी अपान डी एक्स 10x, और साथ में प्लस के साथ क्या बचेगा आपका, डी बाई डी एक्स वाई। हाँ तो बच्चों इतना आपका इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो अलग अलग चर राशियाँ गुणनफल के रूप में हैं, तो यहाँ पे हम गुणे वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। दूसरा, इस वाले जगह पर देखिए वाई का स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पर y लाता हूँ तो y का अवकलन तो हो जाएगा, पर जब मैं यहाँ y लाऊंगा तो x के सापेक्ष फिर y का भी अवकलन मुझे करना होगा, है ना। तो पहले तो मैं वाई स्क्वायर का अवकलन x की पावर n वाले फार्मूले से कर लूँगा, तो कितना आ जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा और घात में 2 - 1 हो जाएगा, तो 2y आपका बचेगा, 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बच जाएगा प्रतिस्थापन के द्वारा, ठीक ना। तीसरे में 10x का अवकलन क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये तो डायरेक्ट x के पदों में है तो सीधे आपका अवकलन आ जाएगा, साथ ही ये तो खुद ही आपका डी वाई अपान डी एक्स है ना। तो चलिए अगली लाइन बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे x इंटू वाई था आपके लिए, तो आपका क्या आ जाएगा, दैट एम्प्लाइज, पहले को छोड़ा तो x को छोड़ा तो y का अवकलन करेंगे तो कितना दिखेगा आपको, डी वाई अपान डी एक्स दिखेगा, ठीक है। फिर दूसरे को छोड़ा प्लस लगा के, तो y को छोड़ा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आपके लिए बचेगा, ठीक है ना। और 10 का अवकलन आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साथ ही ये आपको दिखेगा प्लस डी वाई अपान डी एक्स, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं डी वाई अपान डी एक्स वाले पदों को हम एक साइड लाएंगे, तो ये तो देखिए यहाँ पे आपको डी वाई अपान डी एक्स वाला एक पद है ना, साथ ही यहाँ पे एक्स का अवकलन हो रहा तो एक आ जाएगा, और वाई इंटू एक बराबर एक रहा आएगा आपके लिए, ठीक ना। और ये डी वाई अपान डी एक्स है, इसे भी हम लोग उधर पक्षांतरित कर लेंगे, और इस वाई को हम उधर ले जाएंगे। तो एक बार पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चों। तो ये आपका रहेगा एक्स इंटू
डी वाई अपान डी एक्स, ठीक ना। और एक्स का अवकलन एक आ जाएगा तो y इंटू 1 इक्वल टू वाई बचेगा आपके लिए यहाँ पे। यहाँ क्या रहा आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स, ठीक ना। चलिए अगला पेज में चलना होगा। तो मैं पहले यहाँ पे आपको एक बार समझा दूँ कि क्या करूँगा। मैं अगले पेज में इस y को उधर ले जाऊँगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर माइनस वाई, और इस डी वाई अपान डी एक्स को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई के बराबर। चलिए देखते हैं अगले पेज में क्या होगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स, और उधर का डी वाई अपान डी एक्स इधर लाया तो माइनस डी वाई अपान डी एक्स, ठीक ना। और क्या था, आर इक्वल टू में आर एच एस में सेक स्क्वायर एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स, और इधर का वाई उधर ले गए तो क्या बचेगा, माइनस वाई के बराबर। उम्मीद है ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन दोनों जगह से डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 1, और इधर क्या रहा है आपके पास, सेम एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इस एक्स माइनस 1 को बटे में ले जाएंगे उधर, तो फाइनली हमें डी वाई अपान डी एक्स की तो वैल्यू निकालनी है। तो क्या बचेगा हमारे लिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान एक्स माइनस वाई। यही आपके लिए फाइनली इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप एक बार इसे रिपीट कर लीजिएगा। और एक और भी बात बच्चों, आप लोग रेगुलर रोज़ का रोज़ नहीं, तो जैसे ही वीडियो आया करे तो आप लोग उसे एक बार देख ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि उसके कम से कम 12 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर लोगे तो मैं इसके पूरे प्रश्नावली का सलूशन ग्रुप में डालूँगा। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मुझे कमेंट कर दें तो मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगा, तो आप ग्रुप में जुड़ भी जाइए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।